नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी। अभी लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है राणा। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में हुआ परंपरागत स्वागत। सुबियांतो ने भारत को बताया महान दोस्त। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी बैठक। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को करेंगी संबोधित। कल होने वाले मुख्य समारोह के सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने किए विशेष इंतजाम। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र, लेकिन राहुल प्रियंका के चुनाव प्रचार पर अब भी सस्पेंस। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने केजरीवाल को बताया सांप्रदायिक। और महाकुंभ में संगम घाट पर हुई सुबह की भव्य आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या से जुड़ी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पंथ योगी महासभा में भी होंगे शामिल। और आइए समाचार की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण मामले में आज भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब इसे भारत लाया जाएगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राणा की सजा के खिलाफ दायर की गई रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। भारत काफी समय से पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग करता आ रहा था। उस पर 2008 में मुंबई आतंकी हमलों में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। वो कथित तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ है, जो हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेंच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा है। बता दें कि तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में है। मुंबई आतंकी हमले में अजमल कस्साब को फांसी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले जाने माने वकील उज्ज्वल निकम ने कहा है कि भारत के लिए ये कूटनीतिक जीत है। अब तहव्वुर राणा का बचना मुश्किल है। अब उसके जरिए कई बड़े खुलासे होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तहव्वुर राणा को अभी बचना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी मानता हूँ कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट करने के बाद ऐसे कुछ संगीन राज खुलने वाले हैं, जिसके आधार पर पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी और पाकिस्तान में किस तरह से साजिश हुई थी 26/11 की और किन लोगों ने इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या मदद की, इस बहुत बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के दौरे पर हैं। वो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। अतिथि राष्ट्रपति का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किए जाने को गौरवशाली अवसर बताया।
उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत दोस्ती को भी रेखांकित किया। Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. I'm really honored today, and I'm doubly honored that tomorrow I will be the chief guest at your Republic Day parade. So, Madam President, I would like to express my deepest thanks. Excellency Prime Minister Modi, just like to express to you that I'm committed to promote closer cooperation, closer partnership with India. That is my determination. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राजघाट भी पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। वहीं गणतंत्र दिवस परेड के लाइव कवरेज के लिए लोक प्रसारक दूरदर्शन ने विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में न केवल उच्च तकनीक से लैस 50 से ज्यादा कैमरे 4K फॉर्मेट में इवेंट को कवर करेंगे। देशवासियों तक गणतंत्र दिवस परेड के लाइव कवरेज के लिए तमाम इंतजामों का कर्तव्य पथ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जायजा लिया। कर्तव्य पथ मेगा इवेंट आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है और दूरदर्शन दुनिया भर में इसका सीधा प्रसारण करेगा। 50 से ज्यादा कैमरे इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। Both Doordarshan as well as All India Radio and their all the constituent units, officers, staff, personnel, all of them have been working tirelessly to ensure that the telecast and the radio cast of this very important, the most important event of our country happens smoothly. A lot of effort goes into it, a lot of logistics are involved. There are more than 50 odd cameras which are everywhere. You have optical fiber lines, your regular lines, your fallback lines. All that is happening, and to ensure that we have a completely uninterrupted coverage of this great, the important event that we have. ये कार्यक्रम 4K में कवर किया जाएगा और दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। जो रिजोल्यूशन इस बार हमारे दर्शकों को नजर आएगी वो पिछले वर्षों की तुलना में सब्सटेंशियली बेहतर होगी। राष्ट्रपति भवन से लेकर के और राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल तक के बीच में हमारे लगभग 53 कैमरास हैं जो इस पूरे इवेंट को कवर करेंगे और इसकी लाइव फीड हम पूरे देश भर में दिखाएंगे। दूसरी जो इस साल नई चीज़ है कि हमारा वेव्स OTT भी लॉन्च हो चुका है और उस पे भी इसकी लाइव कवरेज हम दिखाएंगे। दूरदर्शन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी लोग तैनात हैं और पिछले 15 दिन से ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 200 से ज़्यादा लोग जिनमें इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन तो खैर हैं ही, ये सब लगे हुए हैं ताकि आप तक दूरदर्शन पहुँचाए बेहतरीन कवरेज। और इस बार का कवरेज है 4K में। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली।
और खबरों में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल का, जहां प्रशासन ने एएसआई की मौजूदगी में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के पास मिले सदियों पुराने कुएं की खुदाई शुरू की है। संभल जिले के इतिहास में कुल 19 कुओं का उल्लेख है और डीएम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक इस खुदाई में 17 कुओं की पहचान कर ली गई है। दशकों से इन कुओं को बंद कर दिया गया था और उन पर अतिक्रमण कर लिया गया। जामा मस्जिद से सटे कुएं पर भी अतिक्रमण कर उस पर सीमेंटेड चबूतरा बना दिया गया। खोज के दौरान अलग से 9 और कुएं मिले हैं, जिनमें 19 महाकूप और 87 तीर्थस्थल भी शामिल हैं। इसके अलावा 41 तीर्थ खोजे गए हैं। ये दोनों स्थान महर्षि दधीची आश्रम और अमरपति खेड़ा एक दूसरे के करीब स्थित हैं। 1200 ईसा और 1700 ईसा के कुछ सिक्के भी यहाँ मिले हैं, जिन पर राम लक्ष्मण जानकी लिखा हुआ है। इन चीजों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। अलीपुर बुजुर्ग में अमरपति खेड़ा नामक एक स्थान है जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में 1920 से 1920 से शामिल रहा है, लेकिन हमें पता चला कि पिछले लगभग 70-75 वर्ष से वो स्थान मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो गुरु अमर जी थे उनकी समाधि थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो मिल नहीं रही थी। तो 2-3 दिन पहले जब हमारी रेवेन्यू की टीम ने इस ओर ध्यान दिया और साथ में एएसआई की टीम भी थी, तो उनके साथ में ये स्थान मिला है जो एएसआई की प्रोटेक्टेड श्रेणी में आता है। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप सरकार के लिए यमुना नदी की गंदगी बड़ी चुनौती साबित हो रही है। विपक्षी दल आप सरकार पर 10 सालों में यमुना को स्वच्छ नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचकर यमुना नदी की सफाई के मुद्दे पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। इस दौरान वे अरविंद केजरीवाल का एक कटआउट लिए नजर आए। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कटआउट को यमुना में भी डुबोया। साथ ही हर साल यमुना में 40 बच्चों के डूबने से होने वाली मौत का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल को बताया। और ये व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। 11 साल हो गया। यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ खर्च कर दिया, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर ऐसा देखने में लगता है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, और दिल्ली सरकार कहती है हमने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया। हम देखते हैं दुनिया में जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे लाखों लोग तो आसपास में टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, घूमते हैं। और यहाँ पे यमुना मैया में हर साल 40 बच्चे यहाँ पे डूब के मर जाते हैं। वो 40 मौतों का हर साल अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। तो न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस भी इस चुनाव में आप के खिलाफ डट कर खड़ी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आप और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल सांप्रदायिक हैं। उदित राज ने यह भी कहा कि आप अब इंडी गठबंधन का हिस्सा ना होकर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के एलआई नहीं, ये बीजेपी के बी टीम है और महाकम्युनल व्यक्ति आदमी है। इंडिया एलआई का कोई ऐसा धड़ा नहीं है जो इतना कम्युनल हो। तबलीगी जमात का कोरोना के समय में बंद करा दिया, दिल्ली दंगे में बिल्कुल मौन धारण किया और होने दिया, और संभल में जिस तरह से अल्पसंख्यक पर हमला हुआ पूरे देश में, यह व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है, तो सबसे बड़ा कम्युनल व्यक्ति है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चुनावी हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज दिल्ली में 2 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा के विकास कार्यों और प्रमुख मुद्दों पर जोर देंगे। जनसभा के दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और दिल्ली वासियों के लिए भाजपा के भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अमित शाह आदर्श नगर में रोड शो करेंगे
और इस दौरान अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही अपने 2 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया है। इसके अलावा भी और कई वादे किए गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र आज सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कोई फ्री योजना की घोषणा ना करे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार की ओर से पहले ही फ्री बिजली पानी जैसी योजनाएं लागू हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अब दिल्ली को लेकर अपना प्लान और विजन बताए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। संगम तट पर हर रोज गंगा आरती की जा रही है। इस बीच महाकुंभ पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने आज भी संगम घाट पर गंगा किनारे दिव्य और भव्य आरती की और हर हर गंगे के जयकारे लगाए। महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश भर के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आध्यात्मिक गुरु स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने आज प्रयागराज में पूजा अर्चना की। गुरु स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज देश विदेश में रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों का प्रवचन करने के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी जयंती पर प्रयागराज में श्रीमद् भागवत कथा और अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। और महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। इसी के तहत नेत्र कुंभ से जुड़ा एक रिकॉर्ड बनाने की भी पहल की जा रही है, जिसमें एक ही कार्यक्रम में सबसे अधिक चश्मे बांटने और आंखों की जांच करने का रिकॉर्ड शामिल है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 6 में बजरंगदास मार्ग पर नेत्र कुंभ में सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा हुआ है। कारण महाकुंभ में नेत्र कुंभ का आयोजन। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुसंगित इकाई सक्षम का अभिनव प्रयोग है, जिसके तहत 5 लाख लोगों की आंखों की जांच और कम से कम 3 लाख लोगों को चश्मा प्रदान किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। गंगा स्नान के लिए बंधु आ रहे हैं, उनका हम नेत्र जांच करते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवा देते हैं और उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको बाइफोकल और जैसी भी ज़रूरत है चश्मा तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में बहुत सारे बंधुओं को किसी प्रकार की रोग की समस्याएं रहती है, तो देश भर में लगभग ऐसे 250 से अधिक नेत्र चिकित्सालयों से बातचीत चल रही है, तो उनसे संबंध बने हैं, जहाँ पर उनका हम मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। इससे पहले 2019 में प्रयागराज कुंभ और हरिद्वार कुंभ में भी नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया था। महाकुंभ में इस संकल्प को और विस्तार देते हुए लोगों को उनके निवास स्थान के नजदीक के अस्पतालों में मुफ्त आंखों के ऑपरेशन की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। इस वर्ष हम लोगों का 5 लाख लोगों का स्क्रीनिंग करना और 3 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क चश्मा देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी यह 5 जनवरी का इसका उद्घाटन हो चुका है और 12 जनवरी से हम निरंतर काम कर रहे हैं और ये 26 फरवरी तक चलता रहेगा। यहाँ एक समय में 200 मरीजों की ओपीडी में जांच की जा रही है। साथ ही जांच के तुरंत बाद आधुनिक मशीनों की सहायता से प्रतिदिन कम से कम 5000 चश्मों का निर्माण किया जा रहा है।
3 लाख चश्मा 50 दिन के अंदर, सिंगल विजन लेंसेस, बाईफोकल लेंसेस और बाईफोकल में स्पेशल लेंसेस, हाई पावर्ड लेंसेस को भी हम इधर ही बना के लोगों को हाथ में दे रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन, मुफ्त दवा, सलाह और ऑपरेशन की सुविधा के साथ ही सेवा भाव से नेत्र रोगियों की चिकित्सा से मेले में आने वाले लाभार्थी अभिभूत हो रहे हैं। निःशुल्क है, चश्मे बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है कि अच्छी व्यवस्था चल रही, निःशुल्क चश्मा भी मिल रहा है, हम लोगों को आंख में दवा डालने के लिए दवा भी मिली है और अभी चश्मा का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। नेत्र कुंभ में लोगों की नेत्र चिकित्सा के साथ ही आम जन मानस को नेत्रदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नेत्र कुंभ को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। इस साल इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। नेत्र कुंभ में लाखों लोगों के नेत्र के विकारों को दूर किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को नेत्रदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो दिव्य भव्य महाकुंभ में लग रही है आस्था की डुबकी, बन रहे हैं तमाम रिकॉर्ड, चाहे वो स्वच्छता की बात हो या जिस तरह से अभी हम आपको एक खास रिपोर्ट बता रहे थे। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अंतरिक्ष की। जी हां, अंतरिक्ष में भारत का परचम लगातार लहरा रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो नई उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत इसरो ने इस साल 3 मानव रहित मिशन का लक्ष्य स्थापित किया है। इसकी जानकारी देते हुए इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम होगा। Gaganyaan program, it is meant for taking our own astronaut to the space and bring them back safely. Now, to do entire thing safely, we are planning 3 uncrewed missions. Consecutively, it has to go and we have to succeed. And then, lot of experiments we have to do. For example, including parachute experiments, then crew escape system demonstration experiment. All these things has to be done. Finally, we will go for the actual mission. Now, this year, important milestone what we have targeted is, apart from other experiments and development works, first uncrewed mission. और भारतीय नौसेना का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील गिनी की खाड़ी में गश्त के बाद नामीबिया के वाल्विस बे पहुंचा। इस दौरे का उद्देश्य भारत और नामीबिया के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना और आम खतरों से निपटना था। यात्रा के दौरान INS तुशील ने नामीबियाई नौसेना के साथ आधिकारिक, पेशेवर और खेल गतिविधियों में भाग लिया। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन पीटर वर्गीस ने वाल्विस बे के डिप्टी मेयर और नौसेना अधिकारियों से मुलाकात की। भारतीय उच्चायोग के सहयोग से संयुक्त योग सत्र और वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। और फूलों का उपयोग घर, ऑफिस, शादी, जन्मदिन व सालगिरह के मौके पर सजावट के कार्यों में होने के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। बढ़ती मांग को देखते हुए किसान फूलों की व्यावसायिक खेती करने में लगे हुए हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। इसकी खेती किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा होती है। फूलों के बढ़ते उपयोग ने फूलों की खेती को आज के दौर में एक बड़े व्यवसाय का रूप दे दिया है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ फूलों की खेती का रुख करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के किसान भी फूलों की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये गेंदा है, एक तो फूलों की खेती जो हमने ये पौधा बोया है, ये है गरम बीज। ये जो नौरते आ रहे हैं ना चैत के, इनमें फूल तैयार हो जाएगा खिलकर। फिर एक गर्मी की खेती वो होती है, जिसमें होती है कटिंग आती है, वो उसमें गोल फूल रहता है। वो खेती कटिंग वाली जो होती है वो तो चिकनी मिट्टी में होती है, और ये जो वाली खेती जो हम इस टाइम तैयार कर रहे हैं ये किसी भी मिट्टी में हो जाती है। ये हमारे यहाँ तो गुलाब होता है गर्मियों में, और सदाबहार होती है, कोचिया होता है गर्मियों में। इसमें मिट्टी दोनों तरफ की चल जाती है, रेतीली भी चल जाती है और नरम टाइप की भी चल जाती है।
फूलों की खेती करने वाले इन किसानों का कहना है कि फूलों की खेती से उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। तीन बेर खेती ले लेते हैं हम एक साल। हाँ, ये खत्म होएगी, इसमें हम सावन वाला फूल बोएंगे, उसमें कटिंग बोते हैं। फूलों की खेती में बहुत लाभ है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डेटाबेस के अनुसार 2023-24 के दौरान भारत में फूलों की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 285,000 हेक्टेयर था, जिसमें 2284,000 टन खुले फूल और 947,000 टन कटे हुए फूलों का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में 717.83 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 20,000 मीट्रिक टन फ्लोरिकल्चर उत्पादों का निर्यात किया। इस क्षेत्र के असाधारण प्रदर्शन के कारण वर्ष 2030 तक इसके 7.4% दर के साथ 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है। सनराइज उद्योग के रूप में चिन्हित फूलों की खेती का रकबा बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार की योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, वैज्ञानिक एवं जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमेरिका में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, 26/11 आतंकी हमले के गुनाहगार तैयब राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी। अभी लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है राणा। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में हुआ परंपरागत स्वागत। सुबियांतो ने भारत को बताया महान दोस्त। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी बैठक। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को करेंगी संबोधित। कल होने वाले मुख्य समारोह के सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने किए विशेष इंतजाम।